ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने मंगलवार को कहा है कि उनका स्वशासित द्वीपीय देश चीन की आक्रामक धमकियों के आगे घुटने नहीं टेकेगा। साई ने ये बयान ऐसे समय दिया है जब रूस के यूक्रेन के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के बाद चीन का उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 5 वर्ष पूरे होने पर महासम्मेलन में दोहराया गया है कि ताइवान उसका हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर वह बल प्रयोग भी कर सकता है। भारत पहली बार ग्रीन एनर्जी के निर्यात की शुरुआत करेगा। भारत की ये पहल सिंगापुर के साथ होगी। इस संबंध में भारत और सिंगापुर की है। इसके तहत निर्यात की शुरुआत 2025 से करने का मकसद है। चक्रवात सीतरंग के कारण बांग्लादेश में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों और मीडिया में आई खबरों से मंगलवार को ये जानकारी मिली। बंगाल की खाड़ी में बने उष्णकटिबंधीय चक्रवात सीतरंग के बांग्लादेश के तट की ओर बढ़ने से पहले अधिकारियों को सोमवार को सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा था। चक्रवात के प्रभाव के चलते देश भर में लगभग पूरे दिन भारी बारिश हुई, जिससे दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों के कई इलाकों में जल भराव हो गया। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि मैं देश के अपने कामों से एकजुट करूंगा, न कि अपने शब्दों से। मैं हर दिन देशवासियों के लिए काम करूंगा। ब्रिटेन इस समय आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। देश में आर्थिक स्थिरता लाना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि हम एकजुट होकर बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। ऋषि सुनक ने ये भी कहा है कि आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, मैं उनसे सहानुभूति पूर्ण तरीके से निपटने का आपसे वादा करता हूँ। कुछ गलतियाँ हुई है तो उन्हें दुरुस्त करने के लिए उन्हें चुना जाएगा और गलतियों को ठीक करने का काम तुरंत शुरू होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बारगी संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 पेश की है। उन्होंने मंगलवार को इस योजना को पेश करते हुए कहा है कि ये शहर के लाखों आवासाई और वाणिज्यिक संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। समृद्धि योजना 26 अक्टूबर से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक चलेगी। इसकी समय सीमा का विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि योजना के तहत आवासाई संपत्ति के मालिक वर्तमान और पिछले 5 वर्षों की केवल मूल संपत्ति कर राशि का भुगतान कर सकते हैं। असम के गोलपारा में 23 अक्टूबर को खोले गए मिया म्यूजियम को मंगलवार को प्रशासन ने सील कर दिया है। ये म्यूजियम दोपहर बीकाऊ में खोला गया था। गोलपारा के डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर इसे बंद कर दिया गया है। कहा गया है कि ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर मिया म्यूजियम खोल दिया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चे यानी SKM ने मंगलवार को कहा है कि किसान 26 नवंबर को पूरे देश में राजभवन मार्च करेंगे। ये आयोजन सरकार की ओर से वापस लिए गए 3 कृषि आंदोलनों के विरोध में चलाए गए हैं। आंदोलनों की दूसरी बरसी पर होगा। यूक्रेन की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने मंगलवार को रूस के इस दावे को खारिज कर दिया कि कीव रेडियोधर्मी उपकरण तथाकथित डर्टी बम के जरिए उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सप्ताहांत में अपने ब्रिटिश, फ्रांसीसी, तुर्की और अमेरिकी समकक्षों को फोन कर ये दावा किया था कि यूक्रेन रेडियोधर्मी उपकरण तथाकथित डर्टी बम के जरिए उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने इसे पूरी तरह झूठा कहकर खारिज कर दिया। रूस की कोर्ट ने अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटेनी ग्रीनर की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने उनको मिली 9 साल की कैद की सजा के फैसले को चुनौती दी थी। उन्हें ड्रग्स रखने के मामले में सजा सुनाई गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने सिंधु मूसेवाले केस और गैंगस्टर टेररिस्ट मामले में पंजाबी सिंगर अफसाना खान को समन भेजा है। अफसाना खान से दिल्ली में NIA के हेडक्वार्टर में पूछताछ होगी। हाल ही में हुई रेड के दौरान अफसाना खान NIA के रडार पर आई थी। बता दें कि NIA की टीम ने आज भी अफसाना खान से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च की घोषणा की है। उन्होंने मार्च की जानकारी देते हुए कहा है कि शुक्रवार को सरकार के खिलाफ मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी लिबर्टी चौक लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने धोखे से और गलत तरीके से सत्ता हासिल की है। बंगाल में शिक्षक घोटाले मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस विधायक और प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य की न्यायिक हिरासत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर मंगलवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने मानिक को 28 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा है कि मानिक भट्टाचार्य की पत्नी का एक मृत व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता है। उस बैंक खाते में 3 करोड़ रुपए है। विधायक भट्टाचार्य के बेटे पर भी अवैध निकासी का आरोप लगने के बाद अब ईडी ने उनकी पत्नी पर भी बैंक खाते से रुपए को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बिहार में त्योहारों के बीच एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर जोरदार हमला बोला है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को अपने पीएम के रूप में स्वीकार किया है और हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजन जानकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हैं। इस ट्वीट को लेकर भाजपा ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीडीपी प्रमुख पर पलटवार करते हुए पूछा है कि क्या वह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में अल्पसंख्यक को स्वीकार करेगी। प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती को राष्ट्रपति के पद पर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के शासन की भी याद दिलाई। दिल्ली पुलिस ने पिछले 4 दिनों में शहर में कथित तौर पर पटाखे फोड़ने की घटनाओं के सिलसिले में 16 मामले दर्ज किए हैं। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पुलिस ने पटाखे बेचने के 58 मामले दर्ज किए हैं और कुल 2834.13 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं। पटाखों की बिक्री में सिलसिले में 150 मामले दर्ज किए गए और 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 17,357.13 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने इस अवधि में पटाखे फोड़ने के 23 मामले दर्ज किए और 3.6 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं। फिलीपींस में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 6.8 मापी गई है तीव्रता। गुजरात विधानसभा के चुनाव को लेकर अब हर राजनीतिक दल इंतजार कर रहा है कब तक आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। गुजरात सरकार के सूत्रों की माने तो 1 या 2 नवंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तारीखों का ऐलान होते ही गुजरात में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे पहले गुजरात और केंद्र सरकार नई परियोजना का घोषणा और लोकार्पण कर सकते हैं। वडोदरा में हुई हिंसक झड़प को वडोदरा पुलिस ने अब मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा एक फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह के विस्फोटक और सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। अक्टूबर में 900 से अधिक मामले दर्ज होने के साथ दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ राष्ट्रीय राजधानी में कुल मामलों की संख्या 1876 तक पहुंच गई है। नागरिक रिपोर्ट के अनुसार 12 अक्टूबर तक डेंगू संक्रमण की संख्या 1572 थी। इस बीच शहर में इस मलेरिया के 194 और चिकनगुनिया के 38 मामले भी दर्ज किए गए हैं। एक सप्ताह में 300 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। 19 अक्टूबर तक मामले 1876 हो गए हैं।